नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में हमारे साथ आज एक ऐसे मेहमान हैं जो मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए शुभंकर की तरह उन्होंने अपना दायित्व निभाया। और बहुत महत्वपूर्ण बात आज ये भी है कि जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो जिस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को, जैसे बीजेपी में एक सर्वोच्च जिम्मेदारी माना जाता है, उस पर 1 वर्ष वो पूरा कर चुके हैं। और ये 1 वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इस 1 वर्ष में पार्टी सत्ता में लौटी है। और सत्ता में लौटने के साथ संगठन के वर्ष के तौर पर भी बीजेपी अपनी, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उससे कभी विमुख हुई थी, लेकिन अब मैं ये ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि वो और ऊर्जा के साथ, संगठन गढ़े चलो के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश बीजेपी का देश का सबसे मजबूत संगठन है। और यही वजह है कि अब उनके साथ एक बड़ी संगठनात्मक दृष्टि से भी केंद्र के निर्देश पर एक बड़ी ही सशक्त वरिष्ठों के मार्गदर्शन की भी एक संरक्षणकारी भूमिका है, जिसमें मुरलीधर राव जी भी हैं और मोहन सत्यप्रकाश जी भी हैं। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं वीडी शर्मा जी, प्रदेश बीजेपी के युवा अध्यक्ष, सांसद और संगठन गढ़े चलो के नारे के साथ आगे बढ़ना। बहुत बधाई पहले तो आपको, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सरस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शांति से और बहुत सहजता से आप अब तक आगे बढ़ते रहे हैं, बहुत सरलता के साथ। कैसे पीछे मुड़कर देखते हैं, लुक बैक आप करते हैं? ये बहुत 1 साल चुनौतियों का भी साल रहा। जब आपने जिम्मेदारी संभाली तब परिस्थितियां भिन्न थीं, अब परिस्थितियां भिन्न हैं, अब ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। सत्ता में सत्ता के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी और चुनौतीपूर्ण होती। किस तरह आप पीछे मुड़कर देखते हैं? तो ये 1 साल कैसा रहा? शरद जी, मेरे लिए संयोग ही है कि जब मुझे जिम्मेदारी मिली तब मेरे मन के अंदर कल्पनाएं थीं कि अब मध्य प्रदेश के अंदर जो दुरावस्थावादी सरकार है, इसके खिलाफ संघर्ष के साथ अब आगे मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ेंगे जी। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमेशा इस भूमिका में रहते भी हैं। लेकिन संयोग से मध्य प्रदेश के अंदर उन लोगों की, मैं तो ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश के उन गरीब लोगों की आह शायद रही होगी कि जिनकी योजनाओं को बंद करने के कारण, उनके हक को छीनने के कारण, उन गरीबों की आह के कारण से मध्य प्रदेश की सरकार गिरी और नई सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बनी। और उस नेतृत्व में बनी जिस नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के गरीबों के दिल और मन को छुआ था। और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चौथी बार उन्होंने सरकार बनाई और उस समय सब ये चल रहा था, तो उसी दौरान मुझे भी इस काम में लगना पड़ा। बाद में कोविड का संकट आया, शपथ माननीय मुख्यमंत्री ने कोविड के संकट में ली। लेकिन एक बात मुझे बड़ा संतुष्टि है इस बात की और बड़ा गर्व है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने जब आह्वान किया कि कोविड के महामारी के संकट में भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति नहीं, सामाजिक भूमिका का निर्वहन भी करें कार्यकर्ता। तो एक ऐतिहासिक, लोगों ने इतना व्यापक काम किया, सब लोगों ने मिलकर के बूथ बूथ पर आने वाले मजदूर पूरे देश के निकल रहे थे, मध्य प्रदेश मध्य के अंदर है, तो इन सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, एक ऐतिहासिक और एक सामाजिक भूमिका का जो निर्वहन किया, ये वास्तव में ही अनुकरणीय था, जिसके लिए मध्य प्रदेश भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, मैं उसकी प्रशंसा भी करता हूं और सराहनीयता के लिए वो उसका पात्र है। तो इसलिए ये सारे घटनाक्रमों के बाद संगठन तंत्र को आगे बढ़ाना, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में मुझे जो काम और जिम्मेदारी मिली एक अध्यक्ष के नाते से, उस जिम्मेदारी के अनुरूप अपने आप को बनाना, ये बड़ा चैलेंज था कि मैं छोटा, सब में छोटा हूँ जी। और ये जिम्मेदारी मुझे मिली तो मुझे लगा कि जिम्मेदारी एक बड़ी जिम्मेदारी है, उसको कैसे निर्वहन करेंगे, इसके अनुरूप बनाने का प्रयास मैंने साल भर के अंदर किया है जी। आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि आप जो वर्तमान पीढ़ी नेतृत्वकारी भूमिका में है, उसमें आप आयु की दृष्टि से छोटे हैं। और मुझे तत्कालीन प्रदेश प्रभारी का वो वाक्य मैं नहीं विस्मृत करता हूँ, विनय सहस्त्रबुद्धे जी का, जिन्होंने कहा कि हमने तीसरी पीढ़ी को नेतृत्व देने का निर्णय संगठन में किया है। अब इस तीसरी पीढ़ी को गढ़ने का दायित्व भी आपको अपने वरिष्ठों के साथ करना है, शिवराज जी के साथ, जिनका पूरा सहयोग समर्थन आपके साथ नज़र आता है और आपका पूरा अटूट सहयोग समर्थन उनके साथ नज़र आता है। ये तीसरी पीढ़ी, मुरलीधर राव जी भी जुड़ गए हैं, सत्यप्रकाश जी भी जुड़ गए हैं। अब ये तीसरी पीढ़ी को गढ़ना, ये एक महत्वपूर्ण काम है, कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल आपने, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए है, हम सब लोगों के लिए, कि जो भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर मध्य प्रदेश एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है जी। इस मध्य प्रदेश को कुशवाहा ठाकरे जी, राजमाता सिंधिया जी, प्यारेलाल खंडेलवाल,
सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी जैसे लोगों ने खड़ा किया है। और उसमें माननीय शिवराज जी, नरेंद्र सिंह जी, कैलाश जी जैसे लोग, नरोत्तम जी जैसे लोगों ने इस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ऐसे समय में इस जिम्मेदारी पर अपने आप को उसके अनुरूप बनाना तो एक मेरे लिए चैलेंज था ही, जिसको मैं सबके आशीर्वाद और सहयोग के साथ बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर हमने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया कि हम मंडल अध्यक्ष एक ऐसे लोग लेकर के आएंगे जो नई जनरेशन के लोग होंगे। तो मुझे आज मैं कह सकता हूं गर्व के साथ कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में कानून नहीं बना, लेकिन 40 साल से कम उम्र के मंडल अध्यक्ष बनेंगे। इसको सहजता के साथ मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने स्वीकारोक्ति देकर के 99.9% उस जो सोचा उसको पालन करने का प्रयास किया। ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि इस संगठन में पद्धति का विकास ठाकरे जी ने जो किया है, आज उस पद्धति पर आज भी भाजपा का बूथ का कार्यकर्ता इस काम को करने का प्रयास करता है। तो इस दिशा में ऐसा मानता हूं, आगामी 10 साल की भाजपा इस मंडल अध्यक्षों में हम देखते हैं कि आगे में आने वाले समय में जिलाध्यक्ष हमारे नए नौजवान साथी बने, बिल्कुल आने वाले यूथ जो है मध्य प्रदेश के अंदर, यूथ भाजपा के साथ बड़ी संख्या में कनेक्ट है। उनको जो अवसर हैं वो कैसे मध्य प्रदेश भाजपा के अंदर उनको मिलेंगे, उनका समायोजन कैसे होगा, ये प्रयास हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी में जो सामूहिकता के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। और एक बात का प्रयास मैंने किया है जिसका मैं उल्लेख भी कर सकता हूं कि टीम स्पिरिट के साथ, सामूहिक नेतृत्व की भावना के साथ हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और सबका समर्थन और सबका सहयोग, व्यापक तौर पर सबका आशीर्वाद मिल रहा है। निश्चित तौर पर मैं ये बात तो हम भी कहेंगे मीडिया ऑब्जर्वर के नाते कि आपने इसके लिए कोशिशें काफ़ी की हैं। एक चीज़ जो और हमने महसूस की है कि आपका बड़ा रुझान है उस गौरव की तरफ जो बीजेपी के साथ जुड़ा रहा है, कि बीजेपी का प्रदेश कार्यालय सारी सांगठनिक और सारी महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र रहे। और जैसा होता रहा है बीजेपी में, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पहले नहीं हुआ, लेकिन बीच में कुछ चीज़ें शायद लगातार सत्ता में रहने की वजह से या जो भी कारण रहा हो, आप क्या सोचते हैं कि ये बीजेपी का कार्यालय जहां आपको ठाकरे साहब की भी छवि नज़र आती है, जहां आपको खंडेलवाल साहब की भी छवि नज़र आती है, ये फिर कार्यकर्ताओं के संतोष और उनको एक न्याय पक्ष के साथ उनका वास्तविक हक उनको दिलाने का केंद्र भी बने? शरद जी, ये आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसी पद्धति पर काम करने का आदी है। बिल्कुल ठीक। और वो उसको देखता है। जी। अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं जो भाजपा के व्यवहार के अनुरूप नहीं है या ठीक नहीं है, संगठन के अनुरूप नहीं है, तो वो भी मुझे सिखाने का काम करता है। क्या बात है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कार्यालय काम का केंद्र है। हम हमेशा ये कहते हैं, हमारी पद्धति में कहा गया है कि कार्यालय हमारा काम का केंद्र है, और कार्यालय काम के अनुरूप एक उपयुक्त बने, उत्साहवर्धक बने, कार्यालय में जाने में लोगों को उत्साह आए, कार्यकर्ता को कि मैं अपने कार्यालय में आया हूँ। उसका एक अपनत्व का जो भाव जागृत होता है, वो दूर दूर से, सिंगरौली से आता है, वो 2 दिन चल करके आता है, वो शहडोल उमरिया से आता है। अगर वह कार्यालय में आकर के उसको सम्मान के साथ कोई बात करेगा, उसके साथ कोई क्या उसकी जरूरत है ये समझेगा, कोई काम होगा नहीं होगा ये विषय नहीं होता है, लेकिन अगर उसको एड्रेस किया है तो उसको संतुष्टि होती है। मेरे कार्यालय में मैं गया और मुझे पदाधिकारी, मंत्रिमंडल, हमारे लोगों ने मुझसे बात की, तो इस बात से वो संतुष्ट होता है। क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता बहुत कुछ नहीं चाहता, वो मान और सम्मान के साथ गलत बातों को वो स्वीकार बहुत नहीं करता है। तो इसलिए कार्यालय में अलग अलग प्रकार की, आज के समय के अनुरूप भी कुछ चीज़ें क्या हो सकती हैं, नई तकनीकी के युग में क्या हो सकती हैं। अब पेपरलेस की बात चल रही है जी। हम संसद में, लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि अब लोकसभा पेपरलेस होगी, तो बजट की कॉपी नहीं दी गई। कितना बड़ा खर्च होता होगा। सही बात। अब वो ऑनलाइन बजट की कॉपी हमको आ गई, आपको जरूरत है वो चीज आपको निकालना है, पढ़ना है। तो कार्यालय में इन चीजों का समावेश कैसे होगा। आज और भी कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं कि संपर्क का सूत्र भी आज का तकनीकी के युग में बहुत सारी चीजें ऐसी डेवलप हो गई हैं। उन सारी चीजों को, कार्यालय को अच्छा कार्यालय मॉडर्नाइज कैसे बने, इसके प्रयास में हमारे माननीय अमित जी ने पूरे देश के अंदर ये प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यालय बने और कार्यालय सुसज्जित हों, और कार्यालय में आधुनिक तकनीक के उपयोग के आधार पर हम समाज के अंदर आगे बढ़ें, क्योंकि समाज अब इन चीज़ों का उपयोग कर रहा है। तो उसके अनुरूप हम अपने आप को कैसे बनाएं, ये हम सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं।
आपके साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी रही कि आप कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमों के भी साक्षी बने बहुत कम समय में। और एक सबसे बड़ा घटनाक्रम हुआ कि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा बीजेपी का हिस्सा बना। मैं चाहूँगा कि 1 वर्ष आपने पूरा किया है, आप मुझे बताइए कि क्योंकि ये मैं इसको देश के राजनीतिक घटनाक्रम पर भी एक बड़े परिवर्तन और एक बहुत बड़े प्रयोग के तौर पर भी देखता हूँ, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस भिन्न विचारधारा लेकिन समायोजन, जो नए साथी आपके जुड़े हैं, जो अब आपका हिस्सा है, तो पूरे सम्मान से आपने उन्हें स्वीकारा है, वो आपसे क्या बीजेपी की रीति नीति पर खुलकर बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, एकात्म मानववाद क्या है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, संगठन गढ़े चलो का वास्तविक अर्थ हम कैसे समझें, क्या इस तरह की चर्चा, क्योंकि अभी आप उज्जैन में बैठे थे। जी शरद जी, ये मध्य प्रदेश के अंदर एक जो बड़ा राजनीतिक परिवर्तन जो हुआ, एक तो इसके गहराई में मैं कभी देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़े लक्ष्य को लेकर के लोगों ने काम किया था। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने और जो मित्र दुरावस्थावादी कांग्रेस की दिग्विजय सिंह कमलनाथ के नेतृत्व में जो काम कर रही थी, उसको उसके अंदर जिस प्रकार की घटनाएं घट रही थी, जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा था, तो मध्य प्रदेश को बचाने के लिए उन सब लोगों ने भी निर्णय किया, इस्तीफा दे करके फिर से जनमत के लिए जाना ये आसान घटना नहीं होती है। लोकतंत्र में हम लोग कहते हैं कि कोई जीत करके आया है और वो इस्तीफा दे करके फिर मैदान में आके जीतने चला जाए, ये आसान नहीं होता। लेकिन लक्ष्य बड़ा था, लोगों ने संकल्प किया था कि इस प्रकार की सरकार, मैंने बीच बीच में हम लोग देखते रहे कि किस प्रकार के झगड़े हो रहे हैं, कि किस प्रकार से शराब पर, किस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ा है, किस प्रकार से लोगों के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के कारण से सरकार, उन मित्रों ने इस्तीफा देकर के ये सरकार गिरी और नई सरकार बनी। तो भाजपा के कार्यकर्ता ने भी इसका एक्सेप्टेंस इसलिए दिया कि बड़ा लक्ष्य है, मध्य प्रदेश को गरीबों के कल्याण के लिए जो हमारी सरकार की योजनाएं बंद की गई थी, हम उन गरीबों के लिए फिर काम करना प्रारंभ करेंगे और हमारी सरकार होगी, अपनी सरकार होगी। तो ये दिया। और आज मुझे एक चीज बताने में मैं आपको जरूर इस बात को बताना चाहता हूँ कि जो मित्र आए हैं, आज आपको आश्चर्य होगा, हो सकता है है से सबके संबंध होते हैं, मेरे भी आपका लगाव मेरे से हो सकता है, मेरा लगाव आपसे हो सकता है, लेकिन भाजपा के अंदर आकर के उनको ये लगता है कि ये अपना परिवार है। जो परिवार भाव हम कहते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने उन सबको आत्मसात किया और इतना अच्छा उनको, परिवार में कोई नया व्यक्ति आया है तो उसको जो सम्मान जिस प्रकार से मिलना चाहिए एक अतिथि के नाते से, आज अब वो अभिन्न अंग बन गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की पद्धति, विचार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और हमारी पद्धति क्या है, संगठन ही धर्म है, बिल्कुल इस पर काम करने का जो प्रयास है, मुझे आश्चर्य है कि उन सब मित्रों के अंदर भी ये बात अंदर से बहुत भरी हुई थी। आज उनको और प्रमोट होने का काम इसके माध्यम से हुआ है, इसलिए आज वो समरस होकर के भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते से काम कर रहे हैं। कुछ लोग इसमें ये भी बात कहते हैं कि जब संगम होता है तो सरस्वती विलुप्त हो जाती हैं और नर्मदा और माफ़ कीजिएगा, यमुना और गंगा का रंग अलग अलग दिखता है। आपने भी एक संगम किया है। इस संगम में एक तो चिंता ये है कुछ लोगों की कि आप विपक्ष को ही कहीं अपने भीतर ना संभालें, और दूसरी उनकी चिंता ये है कि कहीं बीजेपी ना बदल जाए। जब बाहर से इतने बड़े फैक्शंस आएंगे, वो अपने दबाव लेकर आएंगे। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और वो बीजेपी में ढलने के लिए, बीजेपी को आत्मसात करने के लिए तैयार। ये भी एक चैलेंज तो है सर। त्रिवेणी का संगम होने के बाद जब वो समुद्र में मिलती है तो सब समाहित हो जाता है, सब समाहित। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक बड़ा समुद्र है जी, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है जिसके करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता हैं। इसलिए यहाँ सब आकर के इस एक रंग में, वो रंग है राष्ट्रवाद का, वो रंग है देशभक्ति का, इसमें सभी समाहित होकर के देश के लिए हम क्या काम करें। अब हमने वर्ग के अंदर कहा कि हम भाजपा का काम क्यों करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से कोई क्यों जुड़े, हमारी देश के लिए भूमिका क्या है, इन मुद्दों पर चर्चा होती है। तो वो सब लोग उस रंग में, देशभक्ति के रंग के साथ, कि हम कार्यकर्ता के नाते से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से देश के लिए क्या करें, अब तो वो उस रंग में रंग करके काम कर रहे हैं। इसलिए भाजपा पर कोई कलर नहीं चढ़ता, सारा भाजपा का कलर लोगों के ऊपर चढ़ता है, जो मुझे लगता है कि इसमें हमेशा से भाजपा सफल रही है। तो भाजपा एक समुद्र है, ऐसा वी डी शर्मा जी का कहना है, और यहाँ कोई रंग नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, एक धारा है, एक विचार है, और सब उसमें मिल रहे हैं। सर, जब आप सफलता
पर एक सफलता रूपी घोड़े पर सवार होकर दौड़ते हैं, चाहे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, केंद्र की बात करूं, तो चुनौतियां भी बढ़ती हैं और खुद पार्टी का काडर जो है वो भी महत्वाकांक्षा से भरता है। जो लोग ये चाहते हैं कि अब उन्हें जिम्मेदारी मिले, उन्हें पद मिले, ये भी एक चुनौती है। और 2018 में ये माना गया था कि संगठन के स्तर पर ये समायोजन शायद उतने बेहतर तरीके से नहीं हुआ जो चुनाव के नतीजों में परिलक्षित हुआ। आपकी चुनौती है ये 2023 के लिए। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा शरद जी। मनुष्य जिन संगठनों में काम करते हैं तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं, चाहे राजनीति में काम करें या सामाजिक काम करें, कोई भी काम करें। लेकिन जब सत्ता में हम लगातार रहते हैं तो अनुकूलता जब बढ़ती है तो अनुकूलता में कई प्रकार की प्रतिकूलताएं जिनका आपने उल्लेख किया ये खड़ी हो जाती है, जिनको हम चुनौती कहें। चुनौती कि अपने आप को अच्छे बनाए रखना, इन सारी चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर न हो, कार्यकर्ता उन चीज़ों से बहुत प्रभावित इस प्रकार की चीज़ों से न हो। देखिए, कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिले। एक बार सुषमा जी को किसी ने कहा था, मैं आज याद कर रहा हूँ, कल उनकी पुण्यतिथि थी, और उनके स्मरण करते हुए उन्होंने कहा था, जब वो बेल्लारी वगैरह गई थी तो कोई ऐसी बात आई थी तो उन्होंने मीडिया को कहा था कि हम राजनीति में कोई खुनखुना बजाने के लिए नहीं आए, हम भी सत्ता में रहने के लिए आए, सत्ता में हम भी आना चाहते हैं। तब उस समय की बात है। तो राजनीति में कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी आकांक्षाएं होती है कि मुझे कुछ बनना चाहिए ये। लेकिन पद्धति भारतीय जनता पार्टी की ऐसी है जो ये सिखाती है कि हम, देश हमारे लिए पहले है, उसके बाद संगठन है, उसके बाद मैं हूँ। तो इस भाव जब जागृत होता है और इस भाव पर जब वो काम करता है तो पद्धति पर हम लगातार काम करते। पद्धति एक दिन में डेवलप नहीं होती है। ठाकरे जी ने पद्धति डेवलप की, अपना पूरा जीवन लगा दिया। पता नहीं कितने लोगों ने, मनीषियों ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या नहीं किया, जीवन खपा करके संगठन को खड़ा करके गए। तो उस पद्धति पर जब काम करते हो तो इस प्रकार की चीजें गौड़ हो जाती हैं। जो व्यक्तिगत हमारा अपना स्वार्थ होता है वो गौड़ हो जाती है। आज मैं इस जिम्मेदारी पर हूं, कल मुझे संगठन कहेगा तुमको ये काम करना है, तो मैं इसको सहजता से स्वीकार करूंगा, क्योंकि संगठन की पद्धति में ये व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं। आज कोई है, कल कोई और है। नई पीढ़ी, नई जनरेशन आती है तो हमको सहज रूप तौर पर कर, मैंने विद्यार्थी बसन सीखा है ये कि मैं जब महामंत्री था तो ये तय हुआ कि अब महामंत्री विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय छात्र बनना चाहिए। तो हमने कहा कि अब यहीं से, मेरे से ही इसको मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब इसी साल से हम इसको शुरू करें, और उसके बाद वो शुरू हो गया। ये ऑफर आपने खुद दिया? हाँ, कि ये कहा कि मैंने कहा ये अब हम ही शुरू करेंगे तब ये आगे बढ़ेगा। तो इसलिए अब और मुझे बनना चाहिए ऐसा नहीं। अब नई जनरेशन जो आनी है, नई परंपरा शुरू होनी, तो आज से क्यों नहीं शुरू करें? क्या बात। ये शुरू हुआ। आज विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय महामंत्री एक छात्र है। तो ये जो पद्धति हमारे सभी संगठनों में, जिस विचार के लिए, जिस संगठन के लिए हम लोग काम करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित जितने भी हमारे संगठन हैं वो सब इस धारा में काम करते हैं। इसलिए देश हमारे लिए प्रथम है, तो बहुत सारी चीजें गौड़ हो जाती। इसलिए हम, और इतनी बड़ी संख्या में, दुनिया का सबसे बड़ा धन होने के बाद भी किसी प्रकार का व्यवधान और समस्या नहीं आती। एक दो सवालों के साथ खत्म करूंगा बातचीत को। मुरलीधर जी जब ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में हम जीतने के लिए आए हैं, तो वो एक दबाव आपकी तरफ भी बढ़ाते हैं, हम जीतेंगे, नगरीय निकाय भी पूरा जीतेंगे, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये उनका कॉन्फिडेंस भी दिखाता है कि वो अपने प्रदेश संगठन और अपने राजनीतिक मुखिया शिवराज जी को लेकर आश्वस्त हैं कि ये जोड़ी एक विन विन सिचुएशन लेकर बीजेपी के लिए खड़ी होगी। किस तरह आप देखते हैं आने वाले चुनाव, और आपकी क्या संगठनात्मक गतिविधियां होंगी ये पूरा वर्ष जो जाएगा, क्योंकि इसके बाद फिर आप चुनाव के मुहाने पर ही खड़े होंगे 2022-23 में। ये शरद जी बहुत अच्छा आपने कहा। मध्य प्रदेश के अंदर हमारा जो नेतृत्व है, माननीय शिवराज जी अथक मेहनत के साथ, मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, और जनता के साथ संवाद और संपर्क, जनता के उन समस्याओं से अवगत होकर के उनके लिए कुछ करना, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र राज्य के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी भी कितनी मेहनत करते हैं, मुख्यमंत्री कितनी मेहनत करते हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के कितनी मेहनत करते हैं, हम लोग सीखते हैं। इसलिए प्रवास के माध्यम से जनता तक पहुंचना ये लगातार हमारी प्रक्रिया है। जो मुरलीधर राव जी भी आज इस बात का उल्लेख करते हैं कि जीतने के लिए, माननीय अमित शाह जी ने तो कहा 50 साल तक इस देश के अंदर कोई चुनाव जीतेगा तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्यों? हमारा कैडर पूरे देश के अंदर खड़ा है और उसके आधार पर हम सत्य के आधार पर काम करते हैं। मोदी जी कहते हैं
ये देश के लिए निर्णय देश के हित में है तो हित में है। किसान कानून बने हैं तो देश के हित में, किसानों के हित में हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, किसी को कुछ भी लगता रहे। तो चाहे वामपंथी लग जाएं, चाहे देश विरोधी ताकतें लग जाएं, दुनिया की ताकतें लग जाएं, लेकिन मोदी जी अपने उस मुद्दे पर, क्योंकि वो देश के लिए खड़े हैं, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। तो जो देश के लिए काम करता है और ईमानदारी से करता है, वो इस बात की चिंताओं से नहीं घबराता है। तो इसलिए हम सब लोग मिलकर के, मध्य प्रदेश एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है। आने वाले चुनावों में, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे और भी कोई चुनाव हो, उन चुनावों पर कार्यकर्ता अपनी मेहनत के बल पर हम चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। नगर निकाय के चुनाव भी मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ कि चाहे नगर परिषद हो, नगर पालिकाएं हो, नगर निगम हो, हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ इन चुनावों को जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम मध्य प्रदेश के अंदर पुनः फहराएगा। सांगठनिक तौर पर आप किस तरह का मैप आगे हम देखें, आखिरी सवाल है मेरा ये, किस तरह से आप मध्य प्रदेश में बीजेपी को और ताकतवर बनाने के लिए और इन चुनावों के लिए और तैयार करने के लिए आप जाने वाले? इसमें हमने एक रोड मैप बनाने का प्रयास अभी किया है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही है, लेकिन बूथ सशक्तिकरण का अभियान, बूथ को आज के समय के अनुरूप और हम नई तकनीक के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और बूथ के कार्यकर्ता पारंगत बने और बूथ के आधार पर हम इन चुनावों को और बाकी सारे अभियानों को जमीन पर नीचे ले जाते हैं। तो मंडल के कार्यकर्ता और बूथ के हमारे कार्यकर्ता एक अच्छा सशक्त कैसे बनेंगे, उसमें नए 4 पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं जो नई तकनीक के युग के अनुरूप हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने का तरीका होगा, आईटी के क्षेत्र में परसेप्शन बनाने की बात होगी। जो हमारे हितग्राही हैं, जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर आज उनका जीवन स्तर बदल रहा है, उन लोगों तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो बूथ का कार्यकर्ता सशक्त बने, सक्षम बने और एक आइडियल बूथ बने, ये हमारा मुख्य फोकस है, जिस पर हम काम करने का प्रयास इस सेशन में मुरली जी, शिवराज जी, हम सब लोग मिलकर के इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम, भाजपा का जो कार्यकर्ता है, तो अगर वो बूथ पर है तो बूथ पर भी उसको कुछ काम मिलना चाहिए। बिल्कुल कि अगर 100 हितग्राही हैं तो 100 हितग्राहियों से मिलने का अभियान है, तो उस कार्यकर्ता के लिए काम है। तो हमने तो 68,000 बूथों को सशक्त बनाना, ये हमारी भूमिका है। मैं अभी गया था तो बूथों का मंडला के 940 बूथों का सम्मेलन हुआ, मंडल अध्यक्षों के साथ 1 घंटे में बैठा, उनका क्या कहना है। तो मैं एक ऐसे बूथ अध्यक्ष के घर भोजन करने गया जो अपने जनजातीय समाज का है, बूथ अध्यक्ष है, समिति की बैठक हुई और उसके घर में भोजन हुआ, तो हमको भी आनंद आया और वहाँ के लोगों में भी एक उत्सव का वातावरण बन गया। तो बूथ सशक्तिकरण ये हमारा मुख्य टारगेट है और प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम, प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता खड़ा हो, ये हम लोग प्रयास करें। जल्दी आएगी आपकी दूसरी सूची जो अपेक्षित है? हाँ, जल्दी आएगी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। देखिए, बीजेपी में जो मैंने महसूस किया, मैं एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठा हूं जिन्होंने 1 वर्ष पूरा किया है। कोई ढोल धमाके नहीं है यहाँ, पुष्पमालाओं की कोई कतार नहीं खड़ी है, कोई हुजूम नहीं है यहाँ। और वीडी शर्मा जी भी कोई बहुत उल्लसित भाव से नहीं बैठे हैं, प्रसन्नता है उनके मन में, पूजा पाठ उन्होंने किया है और ईश्वर से ये भी आकांक्षा रखी है कि ये अपने दायित्व को पूरा कर सकूं। लेकिन उसके साथ चिंता का भाव है, चिंतन का भाव है कि कैसे बीजेपी को आगे ले जाए। आप अपेक्षा मत करिए, लेकिन आप निराश भी नहीं होंगे, ये संगठन की तरफ से पूरा मंत्र है, क्योंकि संगठन की दृष्टि आप तक है। खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और खास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।